हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ीर मुस्तफ़ा है। मेरा ताल्लुक़ उमरकोट सिंध से है। मैंने इस साल पीएमसी एनएमडी गेट कंडक्ट किया था, जिसमें मेरा स्कोर 184 आउट ऑफ 210 है, जो कि सिंध के टॉप 10 हाईएस्ट स्कोरर में शामिल है। मेरा एग्रीगेट सिंध गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है 91.22 और नम्स के लिए मेरा एग्रीगेट है 90.35। मैं इस वीडियो में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको कुछ टिप्स भी दूंगा एनएमडी गेट 2022 की प्रिपरेशन के हवाले से। तो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ प्रीव्यू दे दूंगा कि मैं किन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, जो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैंने जो रिकमेंड की थी, जो मेरे को सबसे बेहतर लगी थी, जिससे आपका टाइम बच सकेगा कि आप मुख्तलिफ बुक्स ना पढ़ें, आप सिर्फ उसको प्रेफर करें और उससे ही आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज बुक्स के हवाले से भी बताऊंगा। और ये तो सभी बता देते हैं कि भाई बुक्स ये फॉलो करो, ये ना फॉलो करो, लेकिन मैं आपको कुछ रीडिंग टैक्टिक्स भी बताऊंगा कि भाई इस तरीके से रीडिंग करने से आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको लास्ट 15 डेज़ प्लान बताऊंगा, जो मैंने खुद फॉलो किया था। उसके बाद एमसीक्यूज ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस हवाले से हम जो एमसीक्यूज हमें नहीं आ रहा है, हम उसका रिज़ल्ट अच्छे रिज़ल्ट की तरफ, मतलब करेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हैं। सारी जो हमारी डिस्कशन होगी उसको हम सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे। सबसे पहले मतलब केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स, फिर बायोलॉजी, फिर इंग्लिश, फिर लॉजिकल रीजनिंग। उसमें मैं सारे के सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सब कवर कर दूंगा। अब सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के लिए जो है वो सबसे बेस्ट बुक जो मैं प्रीफर करता हूँ वो है पंजाब टेक्स्ट बुक। सबसे बेस्ट बुक है केमिस्ट्री की, कॉम्प्रीहेंसिव बुक है। अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है ना, मैं बोलता हूँ अगर पंजाब टेक्स्ट से बंदा प्रिपरेशन कर ले तो 99% प्रिपरेशन हो जाती है। अब उसके बाद जो है फेडरल टेक्स्ट, तो केमिस्ट्री की जो है वो फेडरल टेक्स्ट जनरल है, मतलब उसमें सिंपल टॉपिक्स लिखे हुए, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। अगर आप पंजाब टेक्स्ट को फॉलो करेंगे केमिस्ट्री के लिए तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। अब यूट्यूब चैनल की अगर बात करें, जो वीडियोस देखते हैं ना लेक्चर्स देखने के लिए, तो मैं तो ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी अगर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए देखे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब लास्ट में मेरे को सारा वाइंड अप करनी थी ना एक ही टाइम में, तो मैंने क्या किया था, वेदांतु के लेक्चर्स देखे थे, वन शॉट लेक्चर्स, मतलब हाइड्रोकार्बन्स का वन शॉट लेक्चर देख लिया, अल्डिहाइड कीटोन का वन शॉट लेक्चर देख लिया। उसमें मैंने 5-6 वीडियो देख ली, तो उसमें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइंड हो गई। उसके बाद जो फिज़िकल केमिस्ट्री थी, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए सिर्फ बुक ही पढ़ी थी, और दूसरी बात होती है प्रैक्टिस की। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। जो फिज़िकल केमिस्ट्री उसके लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, उससे भी आप मतलब क्विक हो जाएंगे। बाकी जो पॉइंट्स थे वो रिपीटेशन से ही याद होते हैं, मतलब जितनी हम रिपीटेशन करते जाएंगे टॉपिक्स की, उतना ही टॉपिक्स हमारे मतलब अच्छे तरीके से पॉइंट्स जो हैं हमें याद होते जाएंगे। तो मैं आपको यही बात करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा जो भी, जैसे बायोलॉजी है या केमिस्ट्री, जो रट्टे वाली चीज़ें हैं ना, वो जितनी ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको याद रहेंगी। मतलब जितना हो सके हफ्ते में, वीक में एक बार तो मतलब आप वो चैप्टर जो रट्टे वाला है वो आप मतलब रिपीट कर लिया करें। लास्ट डे संडे को रख लिया करें, उस टाइम आप सारा का सारा रिपीट कर लिया करें। अब जब एमसीक्यूज़ की एक बात याद रख लें। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सब स्टैंडर्ड एमसीक्यूज़ को फॉलो करते हैं, मतलब जो फालतू एमसीक्यूज़ होते हैं ना कुछ एकेडमीज़ के, जिनका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, जिनसे हमें कुछ गेन नहीं होता, ऐसे ही हम एमसीक्यू सॉल्व करते रहते हैं। ऐसे एमसीक्यूज़ आप ना सॉल्व करें। मैं तो बोलता हूँ स्टैंडर्ड एमसीक्यू सॉल्व करें, मतलब स्टैंडर्ड एमसीक्यू एकेडमीज़ के, जैसे किप्स हो गई, स्टेप्स हो गई, इनके आप 100, एक चैप्टर के आप 100 या 200 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, उससे आपका सारा का सारा मतलब कवर हो जाएगा। उसके बाद आप सिर्फ बुक्स को ही फॉलो करें। अब जो केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस बुक्स है ना, किप्स की है, और स्टेप्स की वर्कशीट्स जो हैं, और उसके बाद किप्स की एफएलपीज, किप्स के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़, ये सारी फॉलो करें। उसके बाद एसकेन के जो वर्कशीट्स होती हैं उसमें भी बहुत मतलब नॉलेज मिलती है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से। हमारा केमिस्ट्री वाला टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की। अब फिज़िक्स का ऐसा है कि फ़र्स्ट ईयर के लिए बुक अलग है, सेकेंड ईयर के लिए अलग है। अब फर्स्ट ईयर के लिए जो मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी है ना, वो है केपीके की टेक्स्ट बुक। फर्स्ट ईयर मतलब वो कॉम्प्रीहेंसिव लिखी हुई है, अच्छे तरीके से लिखी हुई है। फर्स्ट ईयर की जो पंजाब टेक्स्ट बुक है ना, उसमें लिखा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उसमें सिंपल टॉपिक्स दिए हुए हैं, सिर्फ डेफिनेशंस दी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं किया हुआ। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप फिज़िक्स के लिए जो अच्छी बुक है वो केपीके की बुक है।
उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए जो फिज़िक्स की बुक है वो केपीके की भी बुक बेस्ट है और पंजाब की भी अच्छी लिखी हुई है। तो आप उन दोनों में से कोई भी एक फ़ॉलो कर लें, आपकी 99+% प्रिपरेशन हो जाएगी। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए जो है फिज़िक्स की, किप्स की, स्टेप्स की बुक्स भी अच्छी हैं, लेकिन मैं जो करता था ना, जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो वो मैं क्या करता था, एक एररलेस फिज़िक्स की बुक है और दूसरी है अल रहमान बुक, उसमें सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। तो जो मेरे को एमसीक्यूज़ या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता था, वो मैं उधर से उसका सॉल्यूशन देख लाता था। भले हमें वो सेम एमसीक्यूज़ उधर से ना मिले, लेकिन उस टाइप का एमसीक्यूज़ उधर से मिल जाता था, उधर से मुझे सॉल्यूशन मिल जाता था, उधर से फिज़िक्स की जो प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व हो जाती, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और लेक्चर के लिए, फिज़िक्स के लिए सबसे बेस्ट जो यूट्यूब चैनल है वो है फिज़िक्स वाला अलग पांडे का। वो भले लंबे लेक्चर बनाता है, लेकिन वो आप एक लेक्चर देख लेंगे, फिर आपको किसी और लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिज़िक्स वाले के फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें, जैसे वेक्टर वेव्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर का जो चैप्टर है, वेव्स का जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, ये मेन चैप्टर हैं जो, ये तो आपको मतलब लाजमी देखने चाहिए फिज़िक्स वाला के। उसके बाद एमसीक्यूज़ जो प्रैक्टिस है वो तो इन्हीं बुक से कर लें तो वो बेहतर, जैसे अल रहमान है। एररलेस के से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस ना करें, लेकिन सॉल्यूशन देख लें उधर से, उधर कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं लास्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी के लिए मैं जो बुक्स प्रीफर करूँगा वो पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके बाद फेडरल टेक्स्ट बुक। मतलब सबसे पहले आप पंजाब पढ़ें, उसके बाद अगर टाइम है तो फेडरल पढ़ लें, वरना पंजाब से भी आपका बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी बायोलॉजी के लिए। और बायोलॉजी को रिटेन करने के लिए, मतलब ज़्यादा दिन याद रहे, तो अब देखें आप फर्स्ट टाइम, मतलब मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि बायोलॉजी नोट्स आप कभी भी ना बनाएं। आप रीडिंग में हाईलाइट करें पॉइंटों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको हाईलाइट्स कर लें। एक बार आप पहली बार आप हाईलाइट ना करें। पहली बार बंदा जब चैप्टर पढ़ता है ना, तो उसको सब पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। पहली बार आप जो चैप्टर है वो थोरोली पढ़ लें, उसके बाद जो सेकेंड टाइम पढ़ेंगे ना, तब आप पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हाईलाइट कर लें। फिर थर्ड टाइम आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ उनको ही कवर कर लें। बाकी आप देखें जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनको आप छोड़ दें, वो पॉइंट आपको वैसे भी याद रहेंगे। अब बायोलॉजी के लिए मैं यूट्यूब चैनल ज़्यादातर नहीं देखता था, सिर्फ एक कुछ वीडियोस देखता था, एनिमेशन जो वीडियोस होती हैं, जैसे प्रोसेस की वीडियोस होती है, जैसे हम फोटोसाइंसिस का प्रोसेस ले लें, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो जाता है। उनकी जो एनिमेशन वीडियोस होती हैं ना, जिसमें 3D स्ट्रक्चर्स दिखाए होते हैं, उसमें बंदे को पूरे मतलब 4-5 साल के लिए वो प्रोसेस याद रह जाता है, तकरीबन हमेशा के लिए वो प्रोसेस याद रह जाता है। और उसमें से कुछ रटे वाली पॉइंट्स होती हैं, वो भी हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो इसके लिए एक चैनल था एमेबा सिस्टर्स, उसमें 3D वीडियोस आती थी, वो मैं देखता था बायोलॉजी में। और बाकी बायोलॉजी में जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, बायोलॉजी में इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। बायोलॉजी में बंदा जितना ज़्यादा बुक को रिपीट करेगा, उतना ज़्यादा बायोलॉजी से आपको फ़ायदा होगा। बाकी अगर बायोलॉजी की वैसे कंसेप्चुअल कुछ एमसीक्यूज होते हैं, वो किप्स के और स्टेप्स के होते हैं, वो अगर कर लेना तो इनफ हो जाते हैं। अब ये मैं आपको सारी बुक्स बताता जा रहा हूँ, लेकिन इनको पढ़ने का तरीका और किस तरीके से आपको मैनेज करना है उसका प्लान मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो किस तरीके से इनको कवर करें, एंट्री टेस्ट में है तो किस तरीके से कवर करें, फर्स्ट ईयर में है तो किस तरीके से कवर करें, वो मैं आपको सब बता दूंगा। और ख़ास तौर पे सिंध वाले स्टूडेंट्स को तो पक्का पक्का मतलब मैं बता दूंगा प्लान जो होगा वो किस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब हम आते हैं इंग्लिश के टॉपिक के बाद। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करता, जिसने बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं उसके लिए ये कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई इंग्लिश की बेस्ट बुक प्रीफर करूं, तो वो आपको मैं प्रीफर करूंगा किप्स की एंट्री टेस्ट सीरीज़ की बुक। इंग्लिश के लिए वो सबसे ज़्यादा इनफ हो जाएगी। मतलब आप उस बुक्स के रूल बाय रूल अगर पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे ना, अगर फॉर एग्जांपल आप सेकंड ईयर में या एंट्री टेस्ट में भी हैं, तो आप 5 रूल्स अगर डेली पढ़ लेंगे तो भी सारे रूल्स हो जाएंगे और उन्हीं में से आ जाएगा। मतलब आप वो किप्स की एंट्री टेस्ट वाली बुक को 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आपका पूरी इंग्लिश मतलब कवर हो जाएगी। और दूसरी बात है वोकेबलरी की। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 10,000 वर्ड्स ले लेते हैं, कोई 1000+ वर्ड्स ले लेता है, वो कहता है कि इसको मेरे को रटना पड़ेगा वोकेबलरी के लिए। अब आप देखें 210 एमसीक्यूज है ना, उसमें तकरीबन इंग्लिश में 4 एमसीक्यूज 20 में से आते हैं वोकेबलरी के। अब जब बंदे की प्रिपरेशन 206 एमसीक्यूज की हो जाएगी तो 4 एमसीक्यूज उसके लिए मसला नहीं होगा। 4 एमसीक्यू, और वोकेबलरी इतनी मुश्किल भी नहीं होती है। 3 एमसीक्यूज 4 में से तो आपके पक्के पक्के करेक्ट हो जाएंगे। अब आप 4 एमसीक्यूज के लिए
आप मतलब 50% अगर टाइम उसको देंगे तो फिर ये तो मतलब नुकसान हो गया ना। मतलब आप दूसरों को ज़्यादा टाइम दें, इन 4 एमसीक्यूज़ को आप छोड़ दें। वो आप जब दूसरी रीडिंग करेंगे उनमें से आपको वर्ड्स वैसे भी मतलब याद हो जाएंगे और वोकेबलरी वैसे भी आसान होती है। तो इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ ये प्रीफर करूँगा कि आप जो है किप्स की एंट्री टेक्स्ट बुक है आप उसी को फॉलो करें। तो अब लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, जो हमारे लिए भी नया था, मतलब इस साल ही पीएमसी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो लॉजिकल रीजनिंग का पहले तो भाई कुछ हुआ थी टेंशन के मतलब लॉजिकल रीजनिंग को कैसे कवर करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन जब हमने प्रैक्टिस की ना कुछ एमसीक्यूज़ को देखा तो वो लॉजिकली जब हम कर रहे थे तो वो आसानी से हुए जा रहे थे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी किप्स की बुक बेस्ट है। हमारा तो ऐसे हो गया था कि मैंने किप्स की बुक्स में से भी कुछ मतलब जो टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे। मतलब टॉपिक नहीं होते हैं उसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, वो आप 4-5 एमसीक्यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा ये किस टाइप के एमसीक्यूज़ हैं। सॉल्यूशन भी आगे दिया होता है। फिर उसके बाद आप सारे मतलब 50 एमसीक्यूज़ तक एक टॉपिक पे सोल्व कर लेंगे ना तो आपका मतलब लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद जनरल टेस्ट होते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होती हैं, उसमें भी 10-10 जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते जाएंगे ना उसमें से भी आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी लॉजिकल रीजनिंग की। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम देने। अब हम सिंथ स्टूडेंट्स के लिए एमटीकेट प्लान की बात कर लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको किस तरीके से मतलब फॉलो करना चाहिए, अगर आप इंटर में हैं तो किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, और अगर आपकी एंट्री टेस्ट स्टार्ट हो गई है तो आपको किस तरीके से करना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट इंटर में हैं तो आपको सबसे पहले आई थिंक क्या करना चाहिए कि सिंथ टेक्स्ट को फॉलो करना चाहिए। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सिंथ टेक्स्ट होनी चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी जो आप दें वो पंजाब टेक्स्ट को दें क्योंकि मेजर उसी में से आता है। अब आपको एट ए टाइम 2 बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। केमिस्ट्री के लिए आपको पंजाब टेक्स्ट बुक, बायोलॉजी के लिए भी पंजाब टेक्स्ट बुक और फिज़िक्स के लिए भी पंजाब टेक्स्ट बुक, क्योंकि इंटर में जो है वो फिज़िक्स पंजाब की भी बेहतरीन है। तो आप इंटर में इन सब को फॉलो करेंगे। अब जब आप एंट्री टेस्ट में आएंगे तो आप सिंथ टेक्स्ट को स्किप कर देंगे। मतलब सिंथ टेक्स्ट जो था ना वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, आपका एक रिदम जो था वो सिंथ टेक्स्ट का बैठ गया। अब आप सिंथ टेक्स्ट को छोड़ दें। अब आप एंट्री टेस्ट में क्या करेंगे कि इन सब के साथ फेडरल टेक्स्ट प्रीफर करेंगे। मतलब बायोलॉजी के लिए जो होगी वो ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस वाली होगी फेडरल टेक्स्ट, और बाकी जो केमिस्ट्री होगी वो तो आपकी आसानी से हो जाएगी फेडरल टेक्स्ट क्योंकि उसमें इतना मतलब जनरल टॉपिक्स ही हैं। और फिज़िक्स जो होगी वो आप इंट्री टेस्ट में केपीके की प्रीफर करेंगे सेकेंड ईयर की। मतलब इस तरीके से आप करते जाएंगे और पंजाब टेक्स्ट को आप दोबारा रिपीट करते जाएंगे तो आपका आसानी से मतलब प्रिपरेशन हो जाएगी। अब अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अभी क्या करें, फर्स्ट प्रेफरेंस हिंद टेक्स्ट बुक और सेकंड प्रेफरेंस आप पंजाब का थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं। मतलब पंजाब टेक्स्ट जो होगा वो भी आप साथ साथ कवर करते जाएं। और फिर जब मैंने बता दिया आगे कि मतलब फर्स्ट ईयर इंट्रेस हो जाएगा और जब आप आएंगे एंट्री टेस्ट में तो वो आप क्या करेंगे, हो जाएगा आपका फेडरल टेक्स्ट उसके साथ कवर हो जाएगा, पंजाब टेक्स्ट उधर कवर हो जाएगा और सिंध जो टेक्स्ट होगा ना वो आप रिदम बन जाएगा, फिर आप उसको छोड़ देंगे। अब फॉर एग्जांपल इंटर में जो स्टूडेंट है ना उनका फर्स्ट ईयर का तो पंजाब और फेडरल टेक्स्ट हुआ ही नहीं, तो आप क्या करेंगे कि आप इंटर में जो स्टूडेंट है जब एंट्री टेस्ट में आएंगे तो आप सिंध टेक्स्ट तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। फिर आप क्या करेंगे, जब एंट्री टेस्ट में आएंगे तो फेडरल और पंजाब टेक्स्ट ही फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ईयर जब होगा ना तब फर्स्ट ईयर आपका सिंध टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आप इजीली हो जाएगा। मतलब एट ए टाइम 2 बुक्स को आप फॉलो करेंगे, पंजाब टेक्स्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद फेडरल टेक्स्ट को, इजीली आपका कवर हो जाएगा। अब अगर आप एंट्री टेस्ट में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अब एंट्री टेस्ट में अगर आप हैं तो आपने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो आप सिंध टेक्स्ट को तो अभी छोड़ दें, मतलब उसको तो देखना भी नहीं है। ज़्यादा प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, पंजाब टेक्स्ट को। जैसे मैंने आपको बताया केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ईयर इंटर दोनों के लिए पंजाब टेक्स्ट, फिजिक्स के लिए फर्स्ट ईयर के लिए केपीके और इंटर के लिए केपीके और पंजाब बोथ, बायोलॉजी के लिए फेडरल और पंजाब दोनों, बस मतलब फर्स्ट ईयर में भी दोनों और सेकेंड ईयर में भी दोनों। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी है, आपको सिर्फ पीएमसी वाला जो सिलेबस है ना वो टॉपिक हर बुक से देखने हैं। अब मैं आपको कुछ रीडिंग मेथड बता देता हूँ कि मतलब आपको बुक्स को रीड किस तरह से करना चाहिए कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अब ये रीडिंग मेथड में ना जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात होगी हमारी वो बायोलॉजी पे होगी और केमिस्ट्री पे, क्योंकि फिज़िक्स में आई थिंक इतनी रीडिंग की प्रेफरेंस नहीं होती। फिज़िक्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप फिज़िक्स रीड कर लेंगे तो आसानी से आपके मतलब 100% पॉइंट्स कवर हो जाएंगे।
अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए क्या होता है कि आप मतलब फर्स्ट टाइम जब रीड करें ना तो सारा थोरोली रीड कर लें। मैं भी जब करता था रीडिंग तो फर्स्ट टाइम आप ये ना सोचें कि मेरे को ये पॉइंट्स याद करने हैं या ये वाला पॉइंट याद करना है। आप थोरोली सारा का सारा चैप्टर पढ़ लें। इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका पूरा चैप्टर जो होगा ना वो आपके माइंड में आ जाएगा, एक मैप बन जाएगा कि ये चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं, इतना मतलब सब कुछ है जो है मटेरियल है। अब आप क्या करेंगे कि जब सेकंड टाइम अब क्या करें, आप सेकंड टाइम पढ़ें। सेकंड टाइम में आप ये करें कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो ना, एक तो बिल्कुल ही रटे वाले पॉइंट्स जैसे डेट्स होगी, डेट्स को ना देखें, आप साइंटिस्ट के नेम को प्रीफर करें। और बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देखें कि ये मेरे को रिपीट करनी पड़ेंगी, अगर रिपीट नहीं करूँगा तो ये मेरे को भूल जाएंगे पॉइंट्स, आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाएँ। अब फर्स्ट टाइम आपने थोरोली पढ़ा, सेकंड टाइम आपने क्या किया, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लिए। अब आपका आसानी से हो जाएगा। मतलब थर्ड टाइम जो होगा ना, आप सिर्फ उन पॉइंट्स को ही मतलब देख लें जो हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आप हाईलाइट ना करना, क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो फर्स्ट और सेकंड टाइम में कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलते। फिर जो होगी रटे वाली पॉइंट्स होंगी वो आप हाईलाइटेड होगी, फिर आप जितनी बार मतलब रिपीट करना चाहें वो आसानी से हो जाएंगी। मतलब लेस टाइम और मोर रिजल्ट। और रीडिंग के बारे में आप एक और बात याद रख लें कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हमने 16 बार रिपीट कर लिया, कोई बोलता है हमने 10 बार बुक को रिपीट कर लिया, हमने सब बुक्स को 10-10 बार रिपीट कर लिया। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। एक्चुअल बात होती है, ये नहीं होती कि आपने कितनी बार किसी चीज़ को रिपीट कर लिया है। असल बात ये होती है कि आपने किस अंदाज से उसको रिपीट किया है, मतलब किस क्वालिटी से। आप अगर अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेंगे तो वो आप बेहतर होंगे एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जिसने 10 बार रिपीट कर लिया है और उसने मतलब उस क्वालिटी से नहीं किया है। क्वालिटी डिपेंड करती है, मतलब क्वांटिटी नहीं डिपेंड करती कि आपने 20 बार रिपीट कर लिया, 10 बार लिया। आप अब हमारे टाइम में भी कुछ बच्चे कह रहे थे हमने 20 बार रिपीट कर लिया, कोई बोल रहा था हमने 10 बार फेडरल पंजाब टेक्स्ट और सिंध टेक्स्ट सबको मतलब हमने रिपीट कर लिया है। हमने तो तकरीबन 5 बार मैक्सिमम रिपीट किया था, 5 से ज़्यादा नहीं किया था, मतलब इतना रिपीट किया था। और किसी किसी को तो 3 बार रिपीट किया था। पंजाब टेक्स्ट को तो हमने सिर्फ 3 बार रिपीट किया था, बाकी फेडरल टेक्स्ट को 2 बार और सिंध टेक्स्ट को फर्स्ट ईयर एंट्री में पढ़ा था, बस वही था। उसके बाद हमने छोड़ दिया था। मतलब क्वालिटी डिपेंड करती है, इतनी बार नहीं कि हमने इतनी बार रिपीट कर लिया। बस रिपीट करें, लेकिन आप मतलब आप गेन कितना कर रहे हैं उस रिपीटेशन से, वो डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट 15 डेज़ प्रिपरेशन की, जो मैंने फ़ॉलो किया था। मतलब मैंने लास्ट 15 डेज़ को कैसे किया था। अब मेरा ये था कि सारा का सारा जो सिलेबस था ना वो मैंने 15 टेस्ट से 15 डेज़ पहले, मतलब 25 सितंबर को टेस्ट था, तो मैंने 10 सितंबर तक सारा का सारा सिलेबस वाइंड अप कर दिया था। मतलब चैप्टर 2-2 बार पढ़ लिए थे, मतलब जो न्यू थे वो भी मैंने 2-2 बार पढ़ लिए थे। एक बार थोरोली पढ़ा, दूसरी बार पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए। अब मैंने क्या किया था कि 15 डेज़ थे ना, 15 डेज़ में से मैंने ये किया कि 8 डेज़ में फर्स्ट राउंड, मतलब सिलेबस का जो होगा ना वो 8 डेज़ में मैंने पूरा सिलेबस जो होगा वो हाईलाइटेड पॉइंट सिर्फ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वाले थे वो तो हमेशा याद ही रहेंगे, अब उनको रिपीट करने का टाइम नहीं है। अब जो रटे वाले पॉइंट्स थे मैंने वो एक वन गो में फर्स्ट टाइम जो था मैंने 8 डेज़ में वो सारा का सारा सिलेबस फर्स्ट ईयर एंट्री रिपीट कर लिया। 15 डेज़ में 8 डेज़ गए, बाकी बचे 7 डेज़। सेकंड में क्या किया मैंने, 4 डेज़ में सेकंड टाइम रिवीजन कर ली उस सारे सिलेबस की दोबारा। और बाकी जो 3 दिन बचे थे मैंने उसमें दोबारा मतलब थर्ड टाइम रिपीट कर लिया। तो मतलब 3 बार लास्ट 15 डेज़ में मैंने 3 बार पूरे सिलेबस को रिवीजन कर लिया था। उसके बाद तो कोई पॉइंट बचा नहीं था, और मतलब रट गए थे सारे पॉइंट्स, कोई ऐसी चीज़ रही नहीं थी जिसको मतलब रिपीट करने की ज़रूरत थी। और ये था कि मैंने लास्ट 15 डेज़ में ना, मतलब मैंने तकरीबन पहले भी पीएमसी पेड प्रैक्टिस टेस्ट जो थे वो भी मैं करता रहता था, मतलब डेली एक। जब लास्ट टाइम होता है ना फिर सारा सिलेबस कवर होता है, फिर डेली एक मतलब पीएमसी पेड प्रैक्टिस टेस्ट करता था। तो इससे मतलब कुछ बंदे को पता भी चल जाता था अभी तक मेरी कितनी प्रिपरेशन है। तो मैंने ये नोट किया था कि मतलब मेरे पहले तो जब था ना 2 महीने रहे थे जब टेस्ट को, तब मतलब 168 170 स्कोर मेरा मतलब नॉर्मल हो गया था। और जब मैं लास्ट 15 डेज़ रहे थे तो 180 प्लस स्कोर मैंने सोच लिया था कि इतने तो मेरे कन्फर्म ही हैं। मतलब जो 180 प्लस स्कोर है ना, उतना मतलब मेरा सिलेबस कवर हुआ पड़ा है। अब भी अगर मैं मतलब रिपीट ना करूँ आगे, फिर भी 180 प्लस कन्फर्म है। उसके बाद मतलब 30 एमसीक्यूज़ होते हैं जो वो कुछ
कंसेप्ट कुछ मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, कुछ रटे वाली पॉइंट्स होती हैं जो हमें भूल जाती हैं, कुछ डीप पॉइंट्स होती हैं, उस हिसाब से मतलब वो एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो मेरा ये कन्फर्म था, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो मतलब पीएमसी आप अगर एंट्री टेस्ट में हो और आपका मतलब टाइम 2 महीने बचाओ, तो फिर आपको पक्का बाकी कोई भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ आप ये करें कि पीएमसी पेड प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप बाय करें, और वो आप डेली एक पीएमसी पेड प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करते जाएं। ऐसा ना करें कि मैं लास्ट 10 डेज़ में ये जो है सारे पीएमसी पेड प्रैक्टिस टेस्ट कर लूँगा। उससे क्या होगा, फिर आप मतलब सारे थोरोली कर लेंगे, आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। टाइम मैनेज करके, टाइम रख के, मतलब जितना टाइम 210 मिनट्स है वो सारा आप रख के डेली एक पीएमसी पेड प्रैक्टिस टेस्ट कर लें। वो आप पे डिपेंड करता है, आप मतलब जो टाइम चूज़ किया है, अगर इवनिंग में चूज़ किया है तो आप क्या करें, सुबह से जब तक आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़ते जाएं। लास्ट में आप 210 मिनट्स निकाल के वो आप टेस्ट जो है वो कर लें। मतलब थोड़ा ये करें कि आप थोड़ा जल्दी कर लें, फिर उनको सेकंड टाइम देखें, फिर थर्ड टाइम देखें, स्किप ना करें, क्योंकि वो उधर भी ये मसला होता है कि स्किप वाला जो है वो काउंट नहीं होता है। ट्राई करें कि स्किप ना करें ज़्यादा। मतलब वो पीएमसी पेड प्रैक्टिस टेस्ट में ही आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपको आगे जाके असली टेस्ट में फ़ायदा देगी। अब जो मेरा ऐसे था ना कि 180 एमसीक्यूज़ मतलब 180 प्लस कन्फर्म थे, तो मैंने ये सोचा था कि अब हमारे पास होता है एमसीक्यूज़ की एक ट्रिक होती है। मैं तो बोलता हूँ कि 210 एमसीक्यूज़ आप करते हैं तो सब के सब आप एलिमिनेशन मेथड से करें, कि 4 ऑप्शंस हैं, आप पहले पूरा एमसीक्यूज़ पढ़ें, फिर उसके 4 ऑप्शंस पढ़ें, फिर जो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है वो आप एलिमिनेट कर दें, तो आप ऑटोमेटिकली करेक्ट ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। फिर आप ये याद रखें कि हमेशा 2 बार मतलब क्वेश्चन को पढ़ें। पहले ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर दिया, अब दोबारा पढ़ें कि कहीं मतलब वो नोट बीच में तो नहीं आ रहा, या आप देखें कि इसमें 2-3 करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब कि आपने पढ़ने में कुछ गलती की है, मतलब उधर वो NOT नोट लिखा हुआ है, तो वो उस हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वो गलत वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे होता है। तो मतलब आप एमसीक्यूज़ में एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करें। अब इसमें क्या हो जाता है, एजुकेशनल गेस भी लग जाता है बंदे का। मतलब फॉर एग्जांपल अब मैंने फर्स्ट गो में मतलब सारे 210 एमसीक्यूज़ किए, उसमें से मैंने 20 एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने हाईलाइट कर लिए कि ये मेरे को एमसीक्यूज़ दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने वो एमसीक्यूज़ कर लिए 190। अब मेरे 20 एमसीक्यूज़ रह गए हैं, तो मैं उन पे एजुकेशनल गेस लगाऊंगा, मतलब एलिमिनेशन मेथड से मैं बोलूँगा कि ये जो पॉइंट है ये इसके साथ मतलब रिलेटेड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। फिर मतलब आपका इससे क्या होता है कि आपकी करेक्शन की जो परसेंटेज होगी ना ऑप्शन की, वो बढ़ जाएगी। उससे मतलब 20 एमसीक्यूज़ होंगे, उसमें से भी मतलब 8, 9, 10 एमसीक्यूज़ तो आपको उसमें से भी मतलब करेक्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे एमसीक्यूज़ के मतलब आपके 180 आने थे तो आपके 190 आ जाएंगे। अगर 190 आने थे मतलब आपके, तो 200 तक जा सकते हैं मतलब एमसीक्यूज़, क्योंकि वो एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी इस मेथड से। हमारे सारे टॉपिक्स मतलब डिस्कस हो गए। अब अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल लिख दूंगा, तो आप उसमें क्या करेंगे कि उसमें अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो, पर्टिकुलरली सिंध के स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स भी भेज सकते हैं। मतलब सिंध के स्टूडेंट्स के लिए होगा कि कोई भी अगर क्वेश्चन हो के कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई कवर नहीं हो रहा है, तो वो आप मुझे वो उस ईमेल पे भेज देंगे। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, NMD कैट विथ नज़ीर मुस्तफ़ा, तो उसको भी आप मतलब विज़िट कर सकते हैं, जिसमें मैं और मतलब एक्सप्लेन करूँगा ज़्यादा, हर टॉपिक को अलग वीडियो में डिस्कस। अल्लाह हाफिज़, और थैंक्स टू अलिशबा जिन्होंने मेरे को वीडियो बनाने का मौका दिया। बेस्ट ऑफ लक जूनियर्स फॉर द NMD कैट 2022। अल्लाह हाफिज़।